विधवा माँ की परछाई बच्चे के लिए सही नहीं। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। रजनी ने बाहर झांक कर देखा तो सरिता जी टैक्सी के बाहर निकल कर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा राघव, बहू रजनी दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राघव ने रजनी से पूछा, कौन है रजनी? और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राघव ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर सरिता जी इंतजार करती रही, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने सरिता जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। सरिता जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। सरिता जी ने राघव और रजनी दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में रजनी बोली, अरे उधर कहाँ जा रहे हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी रजनी की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। रजनी ने धीरे से राघव के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राघव ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, अब आप तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना, इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही हूँ। मुखिया? सरिता जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो राघव बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूंगा तो मैं ही मुखिया, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सरिता जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राघव बोला, वो क्या है ना माँ, रजनी की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं, अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। राघव की बात सुनकर जैसे सरिता जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि राघव बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। सरिता जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आईं और अपने सामान को घसीटते हुए तो रूम में ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वो पुराना टेबल रखा हुआ था जिसे सरिता जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति रमेश जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल सरिता जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गईं। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन रमेश जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो सरिता जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का 6ठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर राघव और रजनी के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी सबका परिवार था।
वहाँ जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राघव और रजनी तो वापस आ गए, लेकिन सरिता जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, यह कहकर कि सवा महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज सवा महीने बाद वो गांव से लौटी थी, वो भी अकेले। वहाँ तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राघव स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं हुई थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी रजनी जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो सरिता जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर रजनी के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। सरिता जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी की ट्रे सजाकर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई सरिता जी वापस उस कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय, ना कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि रजनी के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब सरिता जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गईं। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वो झूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में रजनी रसोई में आई। क्या ढूंढ रही हैं माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर रजनी रसोई के बाहर आ गई। सरिता जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो सवा महीने पहले पति का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहाँ से। वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर सरिता जी चारपाई पर लेट गईं। काफी देर तक वो करवटें बदलती रही। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। इस कारण से वे सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोल कर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। सरिता जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राघव बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर सरिता जी वापस कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद राघव चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और सरिता जी को देकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। सरिता जी हैरानी से राघव की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राघव बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो
उम्र हो चुकी थी, इसीलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार रजनी के सामने आओगे तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते राघव एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। सरिता जी राघव की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गईं। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये तो मेरी ज़िंदगी नर्क बना देगा। सोच सोचकर सरिता जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफ़ी देर तक रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गईं। पहले पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफ़ी देर तक मौन रहने के बाद सरिता जी एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब राघव अपने ऑफिस से वापस घर आ गया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय सरिता जी भी कमरे में आ गईं और वहीं सोफे पर आकर बैठ गईं। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि राघव ने घूर कर सरिता जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर यहाँ क्यों आए हो। लेकिन सरिता जी चुपचाप राघव की तरफ देख रही थी। आखिर राघव को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप बाहर। कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सरिता जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है, तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तो कहीं और चले जा। सरिता जी की बात सुनकर राघव भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा। अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया मुखिया जी आपको बता दूं कि यह घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए। तभी रजनी बोली, माँ जी आपको बता दे कि अब घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो सरिता जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तू मत कर। वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्च दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया। इसीलिए मुझे आटे दाल की धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। सरिता जी का साफ रुख देखकर अब तो रजनी की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी आप तो बच्चों की बात को दिल में ले रही हो। बच्चे ही तो हैं, माफ़ कर दो। माफ़ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे की माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप भी तो कल से ही घर पर ही तो हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें।
मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। सरिता जी ने भी समधन जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी सरिता जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद भी फिर ये निर्णय निकाला गया कि रजनी को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान राघव यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।